नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ आज की चर्चा में 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के, बीबी मेहता हैं ईडी हैं सी के, और सुरेश अग्रवाल हैं प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे चांदी से, क्योंकि चांदी में अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। 74,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया है चांदी का भाव, और 2 दिन में चांदी के दाम 3,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। और मई में, मतलब इस महीने, अब तक चांदी का भाव 8% बढ़ गया है, 8%। जी हाँ, रिकॉर्ड इस तरह से चांदी लेकिन अभी भी करीब 4,000 रुपए दूर है। तो मेरा सबसे पहला सवाल नवनीत दमानी जी ये कि ट्रेडर को, जो लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड में सिल्वर में, उनके लिए क्या चांदी में इस भाव पर 74,000 के आसपास बाइंग करना ठीक है, और अगर ठीक है तो टारगेट क्या होगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, सॉरी गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में चांदी में एक बहुत ही सस्टेन्ड बाइंग देखने मिल रही है, और कोई भी तरह का करेक्शन जो है वो चांदी को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट हो रहा है। मुझे लगता है बेस मेटल की जो चाल है और साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड जो कंसर्न अराइज हुए थे, वो गोल्ड सिल्वर को एक नया मोमेंटम प्रोवाइड किए। साथ ही साथ टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है चांदी में, और यहाँ पर अगर सस्टेन करता तो आने वाले समय में बहुत अच्छी चाल दिखा सकता है। मेरा बायस पॉजिटिव है, और 77,500 फॉलोड बाय 81,000 तक के लेवल में आने वाले 2 से 3 महीने में चांदी में देखता हूँ। तो हर तरह की डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। गोल्ड से बेहतर लग रहा है इस समय चांदी की बाइंग अपॉर्चुनिटी से या रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपए का अगर करेक्शन देखने मिले आने वाले समय में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो कि आपको यहाँ से 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक के अपसाइड का पोटेंशियल दिखा सकता है। ओके, अच्छा, आपका व्यू सचिन क्या होगा चांदी के ऊपर? मैं थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं। जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं चांदी में, क्या उनको इस भाव पर बाई करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, चांदी पर हमारा व्यू भी जो है वो पॉजिटिव साइड का है, बिकॉज ओवरऑल जो बायस है वो पॉजिटिव है, और चांदी के अंदर जो है गोल्ड के कंपैरिजन में एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है। अगर पोजिशनली बाइंग के लेवल्स की बात की जाए तो हमें लगता है यहाँ से 1,000 से 1,500 पॉइंट का एक करेक्शन अगर मिलता है, 71,500 72,000 के आसपास में प्राइस मिलती है सिल्वर की, तो वहां से एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। आप साइड में जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 76,000 का रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट 78,000 का रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर कि इसमें अभी किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा। राजीव जी, आप बताएं जरा, गोल्ड और सिल्वर, अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो ट्रेड के लिए, आज के लिए, तो आप किसे चुनेंगे, सोने को या चांदी को? मृत्युंजय जी, मुझे गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे चांदी में ज़्यादा इसमें लग रहा है कि ज़्यादा पावर रहेगी ऊपर की साइड। हालांकि गोल्ड भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मोर और लेस दोनों के पैटर्न्स भी एक जैसे हैं, परंतु चांदी मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा ऊपर में ज़्यादा दम रखती है, ज़्यादा पॉइंट्स भी दे सकती है, तो चांदी को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है आज के शाम के सत्र में ही शायद 75,000 का दाम देखने को मिल सकता है। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा रखना पड़ेगा मृत्युंजय जी। बिल्कुल करंट भाव पे भी खरीद सकते हैं इसको, और आई थिंक आज के डेज लो का स्टॉप लॉस रखें अगर 73,500 का, तो वही सफिशिएंट है। करीबन 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और मुझे लगता है 1,000 से 1,100 पॉइंट का इसमें पोटेंशियल है आज के शाम के सत्र में ही दिखाने का। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी कि मार्केट में इस वक्त करना क्या है, किस तरह का ट्रेड लेना है। लेकिन क्रूड में भी तेज़ी है, 70 के पार चला गया है ब्रेंट। तो नवनीत जी, आप ये बताएं कि क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अभी? वेल, क्रूड के मार्केट में अगर हम लास्ट कुछ दिनों से देखें तो अगर 100 रुपए का डिपा तो करीब 200 से 250 रुपए की तेजी लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रही है, और सस्टेन्ड बाइंग का माहौल बना हुआ है। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेटा आया है लास्ट कुछ महीनों में फ्रॉम ओपेक की तरफ से, देखिए अगर या आप
ये हाई इन्वेंट्री देखे वो कहीं ना कहीं क्रूड को निचले लेवल पे सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है और जानकारों के हिसाब से $65 $66 के हिसाब से फुल्ली प्राइसिंग था और यहाँ पर $70 का भाव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा टायर्डनेस या थोड़ा एक वीकनेस क्रूड प्राइसेस में देखने मिल रही है लास्ट 2-3 सेशन से और यहाँ 70 ब्रीच करके सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो मैं 4900 के जितना नजदीक मिले सेल करने की स्ट्रेटेजी रखूंगा। 4940 का आप स्टॉप लगाइए एंड 4800 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी क्रूड पर। मेटल का मार्केट आपको राजीव जी आज के ट्रेड में कैसा लग रहा है और मेटल में सबसे अच्छा काउंटर आज के हिसाब से कौन सा है आपको क्या लग रहा है? मृत्युंजय जी, हमें मेटल में देखिए मुझे निकिल भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और कॉपर भी लग रहा है, परंतु जिंक में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक ट्रेड। 240-50 के आसपास अगर जिंक मिलता है तो खरीद लेना चाहिए और स्टॉप लॉस मुझे इसमें 239 का लगता है कि बेहतर स्टॉप लॉस रहेगा। 243-245 दो टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं अपसाइड जाने की जिंक की। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बुलियन और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कि क्या आगे का ट्रेंड रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, जिस खबर का आज बड़ा इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर दिखा है और हमारे साथ सुरेश अग्रवाल हैं इस पर बातचीत करने के लिए। दलहन को लेकर सरकार काफ़ी सख्त हो गई है और अब ये कहा है राज्यों से कि जो मिलर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, उनके स्टॉक की जांच की जाए और मार्केट में पर्याप्त सप्लाई बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल किया जाए और वाजिब भाव रहे, दाम ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि जो बैठक हुई उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शायद जमाखोरी की वजह से दालों के दाम बढ़े हैं। तो सुरेश अग्रवाल साहब बताइए, क्या जमाखोरी से दालों के दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले 6 महीने की परिस्थिति को अध्ययन करें तो दलहनों में जो कीमतें बढ़ी है उसमें कोई ज्यादा 7-8% से ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है। हम अगर किसान की बात करें तो अगर किसान अपनी तुअर उड़द मूंग को बोता है तो सबसे मेहनत, सबसे कठिन फसल तुअर उड़द मूंग की होती है और जब तक तुअर उड़द मूंग 80-85 रुपए प्रति कुंटल नहीं मिलेगा तब तक किसान को 7 से 10 हजार रुपए महीना प्रॉफिट होना संभव नहीं है। अभी पिछले 2 सालों में ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि 70 रुपए 75 रुपए के आसपास में तुअर और उड़द और मूंग बिक रहा है, जिससे किसान को थोड़ा लाभ मिल रहा है। मगर सरकार ने जो अचानक आयात पॉलिसी में परिवर्तन किया, पहले तो सरकार ने 15 अप्रैल तक हिंदुस्तान की दाल मिलों से आवेदन मंगाए, उनके लाइसेंस के लिए अप्लाई कराया। इस महीने उनको निर्णय करना था, लाइसेंस जारी करना थे, उसके स्थान पे उन्होंने 45 दिन में पॉलिसी चेंज कर दी और लाइसेंस को ओजीएन में ओपन कर दिया। इससे अभी तो मार्केट में 5 से 10% की गिरावट आएगी, पर आने वाले समय में जो देश में किसान तुअर उड़द बोता है उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चने को छोड़ दें, मसूर को छोड़ दें, मगर तुअर मूंग की बुआई पर आगे जवाब नहीं दिया अग्रवाल साहब। हाँ, नहीं अग्रवाल साहब, मेरा जो मूल सवाल था सर उसका जवाब आपने नहीं दिया। मेरा मूल सवाल ये है कि जो बैठक हुई उपभोक्ता मामलों के एक सेकंड सर, उपभोक्ता मामलों के सचिव थे, कृषि सचिव थे, उसमें और भी स्टेक होल्डर्स थे, संबंधित पक्ष थे, उसमें ये चर्चा हुई और उसमें जो लोग शामिल थे उस बैठक में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शायद जमाखोरी हुई, इसी वजह से दालों के दाम अचानक बढ़ गए। इस पर आपकी राय क्या है? क्या हुई है जमाखोरी या नहीं हुई? दालों के दाम कहाँ बढ़े हैं? मैं यही तो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि दालों के दाम नहीं बढ़े हैं। एक मानसिक कहना है कि हमने 3 महीने पहले ये दाल के दाम देखे थे, आज दाल के दाम नहीं बढ़े। हमको ये देखना है कि समर्थन मूल्य मूंग का 7200 रुपए और मूंग 74 रुपए बिक रहा है, तो कहाँ दाल के दाम बढ़े? तुअर का समर्थन मूल्य 6000 है, उड़द का 6000 है, 6500-6800 रुपए बिक रहा है, तो दाम कहाँ बढ़े? 5-10% इसके बजाय आयल पे जाइए। जस्ट हिंदुस्तान आजाद होने के बाद डबल आयल के दाम हो गए। दालों में कोई इतनी कीमतें नहीं बढ़ी है जिस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, दालों में कीमतें बनी है, दालों में कीमतें इतनी नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से। ये अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत दाम बढ़ गए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, जो बात आप कह रहे हैं वो आधा फैक्ट है।
अगर एमएसपी की बात करें, तुअर की एमएसपी 6000 है, मार्केट का प्राइस 7000 के ऊपर है। उड़द की एमएसपी 6000 है, मार्केट का प्राइस 8000 है। मूंग की एमएसपी 7200 के आसपास है, मार्केट प्राइस 7500 है। चने की एमएसपी 5100 है और भाव बीच में 5500 तो चले गए थे। ये तो होलसेल की बात हो गई सर। होलसेल में भी दाम ज्यादा है एमएसपी से। रिटेल में तो सर कोई भी दाल 100 रुपए से कम मिल रही है क्या? नहीं, 2-3 चीज को आपको समझना पड़ेगा। होलसेल में जब माल बिकता है तो होलसेल के दाम रहते हैं, और अगर होलसेल के बाद में सेमी होलसेलर, रिटेलर, खुर्दा व्यापारी अगर ले जाता है और वो एक एक कट्टी बेचता है तो आपको वो होलसेल ट्रकों के भाव में नहीं देगा, उसमें निश्चित 5-10% का डिफरेंस रहेगा। मगर दालों के दाम हमेशा आप मान के चले कि जो 70-75 रुपए मूंग है, उड़द जो 70 रुपए, ये तो हमेशा रहेंगे, मिनिमम प्राइस है। इसको अगर हम एमएसपी से कल्पना करें तो हम आपने एमएसपी बहुत कम रखी है। ये प्राइस तो आपको 365 दिन आज भी और 2030 तक भी ये मिनिमम प्राइस रहेगी। मिनिमम प्राइस में सरकार ने एक्शन लिया, ये एक अनुचित कदम है। ये प्राइस आप किसान के साथ क्या चाहते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अनुचित कदम है कि किसान नहीं, ये आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ये कारोबारियों को नाराजगी जताने का हक है, वो जता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बात कही गई इस बैठक में कि नहीं सर, मैं सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जेन्युइन है दाल के कारोबारी, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तो फिर स्टॉक दिखाने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर अकाउंट की जांच हो रही है तो अगर मान लीजिए मैं जेन्युइन हूँ तो फिर तो किसी जांच से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, एक बार जांच करना, 2 बार करिए, जांच से कोई नहीं डरता और कोई सरकार को जांच से इनकार नहीं कर सकता। जांच करना सरकार का धर्म है, अधिकार है। अच्छा। और उसके उपभोक्ता के नियम के अंतर्गत सरकार हमेशा जांच करती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं और उस पर लेके कोई प्रश्न भी नहीं है। मगर जो बात कही गई है मीटिंग में, कीमतें बढ़ी है, उस बात पर गलत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि 70-75 रुपए उड़द, तुअर, मूंग हमेशा जीवन भर बिकेंगे। आप 5 साल बाद भी जाएंगे तो लोएस्ट प्राइस में ही रहेगी। आज लोएस्ट प्राइस में आज ये जाके कह रहे हैं कि दालों के दाम बढ़ गए, वो अनुचित है। सोयाबीन का तेल और ये सब इतनी कीमतें बढ़ गई है, उस पर एक्शन होना चाहिए। बात आपकी ठीक हो सकती है, उस पर एक्शन होना चाहिए। 70 रुपए का तेल 140 जो आपने बात कही ऑयल को लेकर, नहीं, ये जो बात आपने कही अग्रवाल साहब की ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर एक्शन होना चाहिए, ये आपकी बात ठीक है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता जुड़े हैं, सी के ईडी हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, अभी दाल के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि दालों के दाम तो बढ़े नहीं हैं, वहां पर एक्शन हो रहा है। तेलों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर भाव पहुंच गए हैं, वहां पर कोई एक्शन बड़ा हो नहीं रहा है। बताइए सर। मृत्युंजय साहब, पहले तो मैं थोड़ा एक दाल का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो भाई साहब को मैं सुन रहा था, गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसपी से 20% ज्यादा किसान को मिले। और जब भी 20% का 7000 का 20% पकड़े तो 8500 हो जाता है। और अगर 8 एमएसपी है तो नेचुरली व्हेन इट ट्रांसलेट टू द लोएस्ट लेवल तो और 15-20% बढ़ता ही है। अगर एक दफा आप चाहते हैं कि किसान को अच्छे दाम मिले, एमएसपी से 15-20% ज्यादा मिले, और जब ये 15-20% ज्यादा चल रहा है तभी आप बोलते कि ज्यादा क्यों है। वो एक जो भाई साहब की आर्गुमेंट सही थी कि आप क्या चाहते हैं। आप एमएसपी से एमएसपी आपने जो डिसाइड की है ये होलसेल लेवल पे ही है, कंज्यूमर लेवल पे नहीं है। तो आप कंज्यूमर लेवल के अलग एमएसपी कीजिए कि कंज्यूमर को ये दाम है। अगर कंज्यूमर को जो एमएसपी डिक्लेयर तो आज उसके बाद 20% नीचे होना चाहिए। एक चीज अभी रही बात एडिबल ऑयल तो भाई साहब की ये बात भी तो ठीक है ना सर कि दालों पे कार्रवाई हो रही है, तेलों पे नहीं हो रही है। दाल पे एक्शन हो रहा है, तेल पे कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। अरे मैं आ रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट तक सोचिए पहले। तो हमारी जो तो जल्दी आइए सर, वो बड़ा मुद्दा है। नहीं, डिपेंडेंसी है 70% है, उसके वजह से हमारा जो वाटर लेवल जो रहता है, वाटर टेक्स ऑन लेवल, जैसे इंटरेस्ट में भाव बढ़ता है ऐसे लोकल में भाव बढ़ेगी, उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है। आज जो बिडेन साहब बोलते हैं 100% ग्रीन फ्यूल बनाऊंगा, सोयाबीन का इतना यूज कर लूंगा, 2 मिलियन 3 मिलियन एक्स्ट्रा में सोयाबीन का 100% ग्रीन फ्यूल बना, तो कौन रोक सकते हैं। उनको चाहते हैं तो उसका 2 फायदा हो रहा है, एक तो सोयाबीन के दाम ऊपर जा रहा है और साथ में बायोडीजल बन रहा है। यहाँ इंडोनेशिया वो कर रहा है, तो फ्यूल और सब छूट के अभी चल रहा है। आज 230 या 240 मिलियन में से 45 मिलियन वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इन द फ्यूल। 20% vegetable oil is being converted to fuel.
तो वहाँ की तो इसके वजह से कि जो ओवरऑल सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई कम होने से इंटर से मार्केट तेज हुई है। और पहले जैसे सूर्य सनफ्लावर का ऊपर गए तो नहीं वो तो तेज क्यों हुआ है, ये आज का हमारा मुद्दा नहीं है मेहता जी। मेहता जी, दाम क्यों बढ़े हैं ये हमने बहुत बार हमने चैनल पे बता दिया है कि दाम क्यों बढ़े हैं। मैं अभी जो सुरेश अग्रवाल कह रहे थे और जो मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से दाल कीमतों पर एक्शन हुआ है, क्या तेल की कीमतों पर भी कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए? कोई इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ होना चाहिए या डोमेस्टिक लेवल पे सप्लाई बढ़ाने को लेकर, प्राइस कंट्रोल को लेकर कुछ होना चाहिए? जैसा शॉर्ट टर्म में हमने पहले भी आपको भी बताया था, एक तो पहले कि आप जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाला उसको ज्यादा तकलीफ, मैं मानता हूँ कि प्राइस काफी ऊपर चले गई है, एक रिजनेबल लेवल से भी ऊपर है और उसके खासकर गरीब लोग को तकलीफ हो रही है। तो उसके लिए आपके पास पीडीएस सिस्टम अक्रॉस द कंट्री है, उसमें आप क्यों 30 से 40 में सस्ता तेल क्यों नहीं देते पीडीएस वाले को, जो बीपीएल वाले को क्यों नहीं देते? आज आपको 40 से 50 हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू मिल रहा है बाय वे ऑफ ड्यूटी, तो अगर उससे तो क्यों 5,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं करते हैं? अच्छा। वहाँ आपने खर्च नहीं कर रहा है। दूसरा, आपने आईजीएसटी लगाई है 5% के इम्पोर्टेड ऑयल पे, क्यों निकल नहीं देते 3 महीने के लिए? तो 5% का मतलब आज $1200 का सीपीओ है, 5% में $60 कम हो गए, 4,000 रुपये कम हो जाता है, 4 रुपये किलो पे निकल जाता है। तीसरा, आपका टैरिफ है, टैरिफ फ्री क्यों नहीं करते? जी बिजनेस में इंटरव्यू चल रहा है 5 मिनट से। हेलो, हाँ, टैरिफ क्यों का वो टैरिफ है? ये तो शॉर्ट टर्म है। हेलो रोटेजे साहब, आप बीच में कोई बोल रहा है? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका। नहीं, मैं और दो और सुझाव है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट किया। जी दीजिए सर। ये शॉर्ट टर्म है सर, सुझाव सर उतने ही दीजिए जितने मान लिए जाए। नहीं, अरे देखिए, आज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का बात चल रही है, 2 साल से फोकस कर किया था, तो क्यों अब तक अनाउंस नहीं किया है? क्यों तो बोला कि 20,000 करोड़ रुपए उसमें देंगे हम? अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा तो कैसा उत्पादन लॉन्ग टर्म में? दूसरा, गवर्नमेंट को वो भी सोचना पड़ेगा, जब ये दाम नीचे गिर जाते हैं, बफर स्टॉक क्रिएट कीजिए। जब दाम गिरे नीचे एकदम, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए आप लोकल मार्केट से माल उठा लीजिए और बफर स्टॉक कीजिए। तो जब ये भाव ऊपर चले तब ये रिलीज इट, चाइना डज इट। वो भी प्लानिंग है, दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपको एडिबल ऑयल की सप्लाई रेगुलर और सप्लाई चेन ठीक रखनी है, नहीं तो ये जो आज हम फेस देख रहे हैं, कल उससे भी दाम बढ़ सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे बायोडीजल में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसके वजह से हमको ये फेस करना पड़ेगा। और खास करके इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीका, सबको तकलीफ होने वाली है, इतने प्राइस बढ़ने वाली है। तो उसके लिए आज हमको वो लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म। बताइए सर, आप लोगों के रहते मतलब आप जैसे इतने वेटरन हैं देश में ऑयल के, जो आप पूरी दुनिया में जाके आप ऑयल की इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आपके रहते यहाँ पर तेल के दाम बढ़ जाए, कंट्रोल ना हो, तो ये सर थोड़ा सा दुखद है। तो आप लोगों ने कोई सुझाव दिया है क्या? सी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन गया है क्या गवर्नमेंट को दाम कम करने के लिए? हमने बार-बार बताया है गवर्नमेंट को, जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, एक दफा नहीं, राष्ट्र नवंबर से वी आर सजेस्टिंग टू गवर्नमेंट, टैरिफ क्यों फ्रीज नहीं कर दी? अगर टैरिफ फ्रीज कर दी होती, जब भी $900 था, तो इनडायरेक्टली ड्यूटी कम हो जाती थी, आधी हो जाती थी इनडायरेक्टली। और अभी ड्यूटी भी क्या है, सीपीओ पे 15% बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और सुरेश अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की और एग्री मार्केट में इनफैक्ट जो बात अभी हो रही थी, अब हम बात कर लेते हैं सोया तेल की, क्योंकि सोया तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर अभी भी ट्रेड हो रहा है। सोया तेल में अब दाम बहुत बढ़े हैं। सोया तेल पर सचिन जी आपका क्या व्यू है और क्या करना चाहिए इसमें? मृत्युंजय जी, सोया तेल पर व्यू अभी भी जो है वो बुलिश ही है, बिकॉज पॉजिटिव बायसनेस के साथ में कंटिन्यूसली अपसाइड के मोमेंटम सोया तेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जून वायदा में बाइंग की सजेशन रहेगी। अराउंड 1450 के आसपास अगर प्राइस आते हैं तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 1430 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में हमें लगता है एक बार 1490 और 1500 रुपए तक की रेंज जो है वो वापस से देखने को मिल सकती है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी सोया तेल पर। नेचुरल गैस को लेकर के राजीव जी आपका क्या व्यू है? आज कोई ट्रेड है क्या इसमें? इस वक्त अभी कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा नेचुरल गैस में?
मृत्युंजय जी, कल नेचुरल गैस ने काफ़ी अच्छा एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था, अराउंड भाव 230-31 तक के ऊपर के लेवल को टच किए हैं। अभी वहां से थोड़ा सा करेक्टिव फॉल आ रहा है नीचे में, मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। कल एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट भी देखने को मिला चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है इस करेक्शन पे खरीदारी कर सकते हैं 223 के स्टॉप लॉस से, और वापस 232 का एक पहला टारगेट इसमें देखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि क्या करना है इसमें, आपको ट्रेड कैसे लेना है। कॉपर पर सचिन जी आपका व्यू कॉपर पे? मृत्युंजय जी, ओवरऑल बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो लास्ट वीक का जो फॉल आया था, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी लंबी रैली के बाद में, और ये हफ्ता वापस से जो है वो पॉजिटिव मैनर में स्टार्ट हुआ है। कल के दिन भी एक अच्छी तेजी ओवरऑल बेस मेटल्स में देखी है, तो हमें लगता है ये अपसाइड की तेजी जो है वो अभी और कंटिन्यू रहेगी। कॉपर जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट काउंटर है बेस मेटल्स में, जिसके अंदर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी अराउंड 785 के आसपास से। एक स्टॉप लॉस रखना होगा 780 का, और अपसाइड में हमें लगता है कि वापस से 800 प्लस के लेवल्स जो है वो कॉपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर। स्टॉप लॉस रखना है 73,500 का, टारगेट रखना है 74,500। आपकी कॉल। सचिन जी, कॉपर सॉरी माफ कीजिएगा, क्रूड ऑयल में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी करेंट मार्केट प्राइस से। 4930 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा, डाउन साइड में 4780 के टारगेट के लिए। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, जिंक में खरीदारी की सलाह होगी 240-50 पर, 239 रुपए का स्टॉप लॉस, 243 रुपए का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।